हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इन दिस कैप्सूल सीरीज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रॉड। देखो, फ्रॉड बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं। तीन अलग अलग लेवल से फ्रॉड क्रिएट हो सकते हैं, कि जैसे मैनेजमेंट का किया हुआ फ्रॉड, एम्प्लॉयज का किया हुआ फ्रॉड और किसी एक्सटर्नल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया हुआ फ्रॉड। तो फ्रॉड ही फ्रॉड पढ़ने वाले हैं हम आज यहाँ पे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉड्स बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट किस तरह के फ्रॉड करते हैं? तो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करवाने का। ये क्यों किया जाता है ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने इस साल प्रॉफिट बहुत कम कमाया है। अब यहाँ पे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, इनको लग रहा है कि अगर हम कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो शेयर होल्डर खफा हो जाएंगे, तो क्यों ना हम मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा दिखा दे कि भाई बहुत ज़्यादा खुश हो और हमने बहुत प्रॉफिट कमाया है। तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए ये लोग बुक्स को मैनिपुलेट करवाते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग फ्रॉड बोलते हैं। इसके अलावा भी मैनेजमेंट के फ्रॉड हो सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज विंडो ड्रेसिंग और कुकिंग द बुक्स। ये नाम है फ्रॉड का। विंडो ड्रेसिंग करना मतलब कुछ गलत करना, कवर अप करना। जो हो रहा है एक्चुअल वो चीज ना दिखा के उसे कवर अप करके कुछ और चीज दिखाना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। कुकिंग द बुक्स का मतलब भी होता है मैनिपुलेशंस करना, टू प्रेजेंट ए बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। जिसके पीछे मेन पर्पस होता है कि भाई देखो, हमको अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है कंपनी की, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स खफा ना हो। अब यहाँ पे जनरली ये लोग क्या करते होंगे मैम? देखो, ये लोग बच्चों फेक सेल्स की एंट्री डाल देते हैं ईयर एंड पे, ताकि सेल्स मतलब टर्नओवर बढ़ा हुआ दिखे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखे। इस तरह की चीज कर सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब तुमको रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल कोई नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है और आपने उसे इसी साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया, मतलब अर्ली उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये कुछ तरीके हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेटर का पैसा पूरा डूब गया है तो उसे बेड डेट्स दिखा देना चाहिए, बट हम उसे बेड डेट्स की तरह नहीं दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ओवरस्टेट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड, असेट्स आर ओवरस्टेटेड। मैनिपुलेशंस करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग तरीके के। तो दैट इज द फर्स्ट फ्रॉड डन बाय मैनेजमेंट। और ये क्यों किया जा रहा है, पर्पस देख लो, इन्वेस्टर्स को चीट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए, कि तुम हमको और पैसा दो, हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा आया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मिस यूज करना असेट्स का। जैसे मैनेजर्स में स्टील फिजिकल और इंटेलेक्चुअल असेट्स। अब कंपनी के मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो कंपनी के कीमती असेट्स को चुरा ले और अपने पास रख ले, तो वो एक मिसयूज हो गया। इंटेलेक्चुअल असेट्स जैसे कि कॉपीराइट या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, वो किसी मैनेजर को पता है और उस मैनेजर ने कॉम्पिटिटर को जाकर बेच दिया, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है जो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा है। फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम, ये तो वही बात हो गई कि भाई गाड़ी को कुछ हुआ नहीं पर हमने इंश्योरेंस वालों से पैसा मांग लिया, तो दैट इज फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम। अ मैनेजर माइट स्टील एन असेट, मतलब मैनेजर ने खुद ने चोरी किया असेट का, एंड क्लेम इट वाज स्टोलन व्हाइल ऑन कंपनी बिजनेस। खुद चोरी कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई ये असेट तो कंपनी के काम करते करते चोरी हुआ है, इसलिए हमको इंश्योरेंस चाहिए। सबमिटिंग अ फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस क्लेम, और एक फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर रहे हैं उस असेट के लिए जो उन्होंने खुद चुराया है और इल्जाम किसी और पे लगाया है। यूजिंग कंपनी असेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये तो बहुत कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड है कि भाई कंपनी के असेट्स का, कंपनी की चीजों का पर्सनल यूज किया जा रहा है। जैसे गाड़ी का यूज करना, पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और उसका रीएम्बर्समेंट कंपनी से करवा रहे हैं। तो ये कुछ फ्रॉड है जो मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं। सबसे बड़ा होता है इसमें अकाउंटिंग का फ्रॉड, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना, इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट कर देना कि हमने एक्चुअली बहुत प्रॉफिट कमाया है, जबकि कंपनी हो सकता है लॉस मेकिंग हो या इतना प्रॉफिटेबल ना हो।
अब आते हैं एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज किस किस तरह के फ्रॉड कर सकते हैं? तो सेल्स में भी फ्रॉड हो सकते हैं, परचेज में भी हो सकते हैं। सेल्स में फ्रॉड करने का मतलब क्या मैम? कोई चीज का हमने पेमेंट ले लिया है और वो अपने पॉकेट में रख दिया है और बुक्स में दिखाया ही ना हो, कस्टमर का पैसा आ गया है और अपने पॉकेट में रख दिया। स्टीलिंग कैश सेल्स, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी कैश में चीजें बेच रही, अब कैश तो आ चुका कस्टमर के पास, पर एम्प्लॉय ने अपने पास रख लिया और कंपनी को ये बोल दिया कि कस्टमर का पैसा नहीं आया। पॉकेटिंग कैश सेल्स एंड नॉट एंटरिंग देम इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब कैश जो बेचा है वो अपनी जेब में डाल दिया और सिस्टम को पता भी नहीं चला कि पैसा आ चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग है टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड। ये टीमिंग और लीडिंग क्या है मैम? ये काफी दिमाग वाला फ्रॉड है। मान लेते हैं अपने 10 से भी ज्यादा होंगे, 100-200 कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनका पेमेंट 8-10 दिन बाद आता है, ठीक है। सबसे पहले एक का पेमेंट आया 1000, वो एम्प्लॉय ने अपनी पॉकेट में रख दिया, ठीक है। अब बुक्स में क्या शो हो रहा होगा? ए का तो अभी भी आउटस्टैंडिंग शो हो रहा होगा, 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आया नहीं है। फिर बी का पेमेंट आया 1000, तो ये बी का उसने ए के अकाउंट में लिख दिया कि भाई ए का 0 हो गया, अब बी का आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। फिर सी का पेमेंट आया 1000 और उसने बी का आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिया, और इस तरह से जैसे जैसे नेक्स्ट कस्टमर का पेमेंट आता गया वो पुराने में सेट ऑफ करता गया, मतलब सबसे पहले वाले पेमेंट को उसने क्या कर दिया? खुद के पॉकेट में रख दिया। अब वो इस तरह से करता जा रहा है तो ये चीजें तो कभी सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो कवर अप कर रहा है, जैसे जैसे नेक्स्ट पेमेंट आ रहा है पुराने वाले को सेट ऑफ करता जा रहा है। तो दैट इज टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड। वो तब पॉसिबल होता है जब एक सिंगल पर्सन सारा सेल्स का अमाउंट रिसीव कर रहा हो और इतने सारे मल्टीपल कस्टमर्स हो। स्टीलिंग रिसिट्स फ्रॉम वन डेटर एंड यूजिंग रिसिट्स फ्रॉम अ लेटर टू कवर द स्टोलन फंड्स, मतलब पहले एक डेटर का पैसा हमने चुरा लिया, फिर बाद में जो पैसा आता गया उससे हमने क्या किया? पुराने वाले डेटर्स का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग था वो क्लियर करते गए, अकाउंट्स में लिखते गए। राइटिंग ऑफ डेट्स, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है हमारा मिस्टर आर, मिस्टर आर का पैसा आ चुका है हमारे पास 1 लाख, ये 1 लाख हमने अपने पास रख दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैड डेट शो कर दिया कि भाई ये पैसा डूब गया है, इस कस्टमर का पैसा आने नहीं वाला और ये कस्टमर जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो मतलब पैसा आ गया, हमने अपनी पॉकेट में रख दिया और बेचारे कस्टमर को बदनाम कर दिया। स्टीलिंग कैश एंड देन राइटिंग ऑफ अ डेटर्स बैलेंस एज अ बैड डेट, कैश अपने पास रख के चुरा लिया है और उसके बाद कस्टमर को बैड डेट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है कि इसका पेमेंट नहीं आने वाला। तो ये कुछ सेल्स रिलेटेड फ्रॉड है। परचेज में भी फ्रॉड हो सकते हैं, फेक इनवॉइसेस बनाना और उनका पैसा कंपनी के थ्रू पे करवाना। तो क्रिएटिंग फेक इनवॉइसेस टू एक्सट्रैक्ट मनी और ऑल्टरनेटिवली colluding with supplier to inflate invoices and split the overpayment। यहाँ पे 2 तरह की चीजें हो सकती है। नाम है हमारा, क्या नाम रखें हम? फरेब। फरेब नाम का एक इंसान है, ठीक है। वो क्या करता है? वो फेक इनवॉइस बनाता है और ये फेक इनवॉइस वो कंपनी से रियम्बर्स करवाता है, ठीक है। इसका पेमेंट सारा उसको जा रहा है, तो फरेब अच्छे खासा फरेब कर रहा है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि फरेब जो है सप्लायर्स के साथ मिला हुआ है, ये सप्लायर्स को अच्छे से जानता है, सप्लायर्स को बोलता है तुम 100 रुपए की आइटम हमको 150 में दो, मतलब तुम बिल 150 का बना के भेजो। अब तुमको जब 150 मिल जाएंगे तो तुम क्या करना? अपने 100 रुपए तो रख ही लेना, एक्स्ट्रा 10-20 रुपए और रख लेना और बाकी के 40 रुपए मुझे दे देना। मतलब कंपनी के पास फेक इनवॉइसेस बनवाए जा रहे हैं कंपनी के लिए कि ओवर प्राइस्ड इनवॉइसेस बनवाए सप्लायर से मिलकर, फिर जो कंपनी के थ्रू ओवर पेमेंट होगा वो अपन आधा आधा बांट लेंगे, तो तेरा भी फायदा है मेरा भी फायदा है, विन विन सिचुएशन। तो ये परचेज रिलेटेड फ्रॉड है। स्किमिंग स्कीम्स, स्किमिंग स्कीम्स का मतलब होता है छोटी अमाउंट डाइवर्ट कर लेना जिसपे लोग इतना ज्यादा दिमाग ना लगाए। जैसे अगर 1000 रुपए है उसमें से मैंने 1 रुपया निकाल भी दिया तो नॉट अ बिग डील, राइट। डाइवर्टिंग स्मॉल अमाउंट्स,
from many transactions which go unnoticed but add up to significant amount. अब जैसे हम बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स में से 1 रुपीज निकाल लें तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगेगा किसी का। जैसे सप्लायर के इनवॉइसेस आते हैं हमारे पास, किसी का 10,000 का आया, किसी का 1,000 का आया। 1,000 वाले में से मैंने 1 रुपया का डिडक्ट करके पे कर दिया, 10,000 वाले में से मैंने 10 रुपए डिडक्ट करके पे कर दिया, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। पर मैंने क्या किया, ऐसे मान लेते हैं लाखों ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जहां पे हमने थोड़ा 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 करके इस तरह से पैसा डिडक्ट किया है। तो ये जो है ये स्कीमिंग स्कीम है। जब इसको इकट्ठा करोगे तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। पेरोल फ्रॉड, ये काफी इंटरेस्टिंग फ्रॉड है। एक ऐसा फ्रॉड जहां पे कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तुमने उसका अकाउंट बनवा लिया, उसको सैलरी जा रही है और वो एम्प्लॉय ऑफिस में काम ही नहीं कर रहा है। एडिंग फिक्टिशियस एम्प्लॉयज, फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, टू द पेरोल एंड फनलिंग देयर सैलरीज टू पर्सनल बैंक अकाउंट। काल्पनिक कैरेक्टर बनाकर सैलरी पे करवाई जा रही है और पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय तो कंपनी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये फ्रॉड्स जो हैं ये एम्प्लॉयज कर सकते हैं कंपनी में, कि सेल्स का अमाउंट चुरा लेना और बेड डेट्स की तरह बता देना, सप्लायर के साथ मिलना जुलना और ओवर पेमेंट करवाना और बिल्स को स्प्लिट करवा देना, ओवर पेमेंट का अमाउंट को स्प्लिट कर देना, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज क्रिएट करना और उनको सैलरी पे करवाना। तो ये सारे फ्रॉड्स करते हैं एम्प्लॉयज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं थर्ड पार्टी फ्रॉड्स, मतलब बाहर वाली पार्टीज भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फ्रॉड कर सकती है। बिल्कुल हाँ बच्चों, फॉल्स बिलिंग फ्रॉड, फेक इनवॉइसेस भेजे जा रहे हैं, जो आइटम कंपनी में आया ही नहीं उसका बिल आ रहा है हमारे पास, जो पिज्जा हमने खाया ही नहीं उसका इनवॉइस हमसे लिया जा रहा है। बताओ। Sending fraudulent invoices to a company for services or goods that were never provided, such as fake inclusion in a directory. कुछ ऐसे बिल आ रहे हैं, ऐसे गुड्स और सर्विसेज के बिल आ रहे हैं जो हमने कभी यूज ही नहीं की, हमको कभी प्रोवाइड ही नहीं हुई और उसका अमाउंट कंपनी से लिया जा रहा है। तो ये थर्ड पार्टी फ्रॉड्स हो सकते हैं। पर ऑब्वियसली ये करने के लिए भी कंपनी के किसी न किसी इंसान का शामिल होना जरूरी है। ऑब्वियसली ऐसे तो हम किसी को पेमेंट नहीं कर देते। एडवांस फी फ्रॉड, कोई आपको प्रॉमिस करके गया कि हम आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे और आपसे एडवांस लेकर चला गया और फिर गायब हो गया। फ्रॉडस्टर ट्रिक द कंपनीज और इंडिविजुअल्स इनटू पेइंग अ स्मॉल अपफ्रंट फी इन एक्सचेंज फॉर ए प्रॉमिस्ड लार्ज सम ऑफ मनी दैट नेवर मटीरियलाइजेस। आपसे छोटा मोटा एडवांस ले लिया और आपको बोल दिया कि देखो नेक्स्ट मंथ ये पैसा डबल, पर नेक्स्ट मंथ तो कभी आया ही नहीं। तो ये जो है एडवांस ले लेना किसी चीज को लेकर, किसी गुड्स को लेकर, और ना तो आपको कभी वो मटेरियल मिलते हैं, ना आपको गुड्स मिलते हैं, ना सर्विसेज मिलती है, और वो लोग गायब हो जाते हैं। तो सच काइंड ऑफ फ्रॉड ऑल्सो हैपन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे जो गर्ल्स होती हैं उनको मार्केटिंग का शौक होता है कि भाई हम मॉडलिंग करें, मार्केटिंग करें, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिला देंगे बट आपको उसके लिए इतना पे करना पड़ेगा। तो दे पे फॉर दैट, और उसके बाद कभी वो लोग कांटेक्ट में ही नहीं आ पाते हैं, वो लोग अपना फोन बंद कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ कि एडवांस के चक्कर में फंसा के वो लोग कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे फ्रॉड नाइजीरिया में देखे गए 419 फ्रॉड्स के नाम से। ये भी एक इंटरेस्टिंग फ्रॉड है, दैट इज पोंजी स्कीम्स। तुम सबसे पहले फोटो देखो बच्चों, ये एक कलाकार इंसान है जिसका दिमाग बड़ा तेज है। इसने कितने लोगों को फंसाया? 2 लोगों को। इसने इन दोनों को बोला कि देखो तुम मुझे पेमेंट दो और तुम्हारा पैसा मैं हर मंथ, तुम अभी मुझे 10-10 हजार दो और इसके बाद तुमको आने वाले 3 साल तक 1-1 हजार रुपये पे करूंगा, ठीक है? तो इन्होंने 10-10 हजार दे दिए, ठीक है? फिर इनको ये बोलेगा तुम्हें अपने नीचे कम से कम 2 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ये इन्होंने फिर 2 लोगों को ऐड किया, ये 10,000, ये 10,000 आए, ये 10,000, ये 10,000 आए, और फिर ये इनको पेमेंट करना शुरू कर देता है, जो फर्स्ट वाले 2 लोग थे, कि जैसे नीचे से पेमेंट, जब तुम 2 लोगों को ऐड करोगे तब से तुम्हारा पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे पेमेंट आता गया, फिर इनको बोला कि तुम 2 को और ऐड करो, फिर ये पेमेंट आया, फिर इनको 1-1 मंथ तक 1-1 हजार मिल गए। तो बेसिकली ये पोंजी स्कीम क्या है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जाल है,
जहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अभी 10,000 पे करो। ऐसा 10,000 तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, अमाउंट कम भी हो सकता है। और उनको प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको हर मंथ या ऐसा कुछ थोड़े टाइम बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। कंडीशन इज कि आपको आपके अंडर 2 लोगों को जोड़ना है। फिर वो 2 लोगों को जोड़ते हैं, उनका पैसा आता है, तब हम फर्स्ट वाले 2 लोगों को पे करते हैं। फिर उनको बोलते हैं तुम 2 लोगों को जोड़ो, और इस तरह से ये जाल पूरा फैल जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये इंसान फरार हो जाता है और फिर सब कोई कुछ नहीं कर पाता है। ऑब्वियस सी चीज है। तो इतने सारे लोगों का जब पैसा, जैसे बहुत बड़ा जाल फैल जाएगा, तब ये पर्सन गायब हो जाएगा। तो फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वेयर रिटर्न्स आर पेड टू अर्लियर इन्वेस्टर फ्रॉम द मनी ऑफ न्यू इन्वेस्टर। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे नए लोग ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे हम पुराने लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाएंगे। जैसे इनको पेमेंट कब मिलेगा? जब ये 2 लोग ऐड होंगे, इनका पैसा हमारे पास पहुंचेगा, उसमें से हम इसको पे करेंगे। फिर इनका पैसा हमारे पास पहुंचेगा, उसमें से हम इसको पे करेंगे। तो जैसे जैसे नए इन्वेस्टर ऐड होंगे, उनका पैसा आएगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम पुराने इन्वेस्टर को देंगे। रेदर देन फ्रॉम लेजिटिमेट प्रॉफिट, यहाँ पे कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई लेजिटिमेट प्रॉफिट नहीं है। नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड चार्ल्स पॉन्जी स्कीम in 1920 and Bernie Madoff's Ponzi scheme which cost investors $65 billion का ये Ponzi स्कीम था, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इतना अमाउंट खोया था कलेक्टिवली, और वो पर्सन फरार हो गया बिकॉज देयर इज नो बिजनेस। तो बिना बिजनेस के ऑब्वियसली आप सिर्फ मनी रोटेट करके आप इस तरह से लोगों को अमीर नहीं बना सकते हैं। ये भी बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक है। तो ये थर्ड पार्टी फ्रॉड्स हुए बच्चों। आई होप आपको अलग अलग तरह के फ्रॉड पता चले होंगे। काफी सारे तौर तरीके हैं, ऐसे फ्रॉड्स आप घर पे ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। फ्रॉड कौन कौन से थे? मैनेजमेंट के किए हुए फ्रॉड, जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का फ्रॉड हो सकता है। पर्सनल यूज किया जा सकता है असेट्स का, मिस अप्रोप्रिएशन, फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम। एम्प्लॉय रिलेटेड फ्रॉड, सेल्स का पैसा चुरा कर कस्टमर का बेड डेट डिक्लेयर कर देना। इसके अलावा सप्लायर के साथ मिलजुल कर ओवर पेमेंट करवा देना। तो ये एम्प्लॉय रिलेटेड फ्रॉड थे। गोस्ट एम्प्लॉयज क्रिएट करके उनको सैलरीज पे करवाना। थर्ड पार्टी फ्रॉड, थर्ड पार्टी कोई फेक इनवॉइस भेजकर पैसा ले जा रही हो आपसे, एडवांस लेकर फरार हो गई हो, या पॉन्जी स्कीम्स। तो ये सारे फ्रॉड अभी हमने डिस्कस किए हैं, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। CFO decides that investment income that is earned in the first 15 days of current year will be recognized in the prior year। CFO ने ऐसा डिसाइड किया कि जो इनकम है, जो हमको नए साल के फर्स्ट 15 डेज में मिल रही है, मान लेते हैं साल शुरू हो रहा है 1 जन को, तो 15 जन, 1 से 15 जन तक जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो इस साल की है, 2025 की है, उसको ये रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब 2024 में दिखाना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो रेवेन्यू नेक्स्ट पीरियड में आना चाहिए, उसको आप करंट पीरियड में बताकर अभी का प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये भी गलत है। दिस इज नॉट परमिटेड, दिस इज नॉट अलाउड। तो CFO ऐसा करना चाह रहा है। ये कौन से तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है: इन्वेस्टमेंट स्कीम, विंडो ड्रेसिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, और नो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अकर्ड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और जवाब आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कि ये किस तरह का फ्रॉड है जो CFO कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड यहाँ पे होती है खत्म हमारी बात, जहाँ पे हमने पढ़े थे फ्रॉड के तौर और तरीके। ये सारे फ्रॉड्स जो हैं, ये सारे हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह की केस स्टडीज यहाँ पे पूछी जा सकती है। Thank you, my dear students. I hope you all enjoyed the session. In the next session, we will be discussing something interesting, something new. Till then, keep studying, keep revising. Bye-bye.